हेलो एवरीवन, हम गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं ये, और ये 8th वीडियो है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले पार्ट्स में हमने सॉइल के कुछ और चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट चैप्टर से ये हमारा 31st क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अ सर्टेन सॉइल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: जीएस ऑफ सॉइल इज 2.71, पोरोसिटी इज 40% एंड वाटर कंटेंट इज 20%. द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंटेज इज। देखिए क्वेश्चन 2014 में 1 मार्क के लिए सेट 2 में पूछा गया था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है S इंटू E इज इक्वल टू W इंटू G, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय वाइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू नहीं है। E के बदले क्या है, यहाँ पर पोरोसिटी की वैल्यू गिवन है। तो पोरोसिटी की वैल्यू की हेल्प से अपन E की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि E इज इक्वल टू n/1 - n। ये फार्मूला होता है E कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर पोरोसिटी की वैल्यू हम रखेंगे तो 0.4 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4, तो ये वैल्यू बनकर आएंगी 0.67। ठीक है, तो E की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो S की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएंगी। वाटर कंटेंट है 0.2, 20% मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.71 होल डिवाइडेड बाय E वैल्यू 0.67, सो इट कम्स आउट टू बी 81.3%। तो इस तरह से हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन कोहेजनलेस सॉइल हैज़ E max 0.85 and E minimum 0.5. In the field, the soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter cube and GS as 2.7. The relative density in percentage of soil is। ये भी 2014 में सेट 1 में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। रिलेटिव डेंसिटी मतलब ID से हम उसको डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू E मैक्स माइनस नेचुरल वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस मिनिमम वाइड रेशियो। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें E की वैल्यू चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। E मैक्स है और E मिनिमम हमारे पास गिवन है, लेकिन E नहीं है। तो E निकालने के लिए हम एक दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे। जब जैसे हमारे पास मास डेंसिटी रो वैल्यू है, तो हम ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू G गामा W, या फिर रो W कर लो सबसे अच्छा, क्योंकि ये रो के फॉर्म में है। ठीक है, डेंसिटी की फॉर्म में मास डेंसिटी के, तो हम इसको मास डेंसिटी के ही फॉर्म में लिखेंगे। रो W 0W इंटू 1 प्लस W डिवाइड बाय 1 प्लस E। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, G की वैल्यू है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज रो W। ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इन ब्रैकेट 1 प्लस 8% दिया हुआ है वाटर कंटेंट, मतलब इसको आप 0.8 लिख सकते हो, 0.08। ठीक है, 0.08 क्यों, क्योंकि ये 8% है, 80% नहीं है। तो इस हिसाब से ये लिख दिए। इसके बाद में 1 डिवाइड बाय E, और रो की वैल्यू भी गिवन है, कॉम्पैक्ट टू मास डेंसिटी ऑफ 1800 kg, तो यहाँ पर 1800 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस E को इस साइड में भेजेंगे, 1800 को इधर, तो यहाँ से हमें E की वैल्यू मिल जाएंगी। E की वैल्यू आ रही है 0.62। बस यही E की वैल्यू को यहाँ पर रखना है हमें, बस 0.85 माइनस 0.62 होल डिवाइडेड बाय 0.85 माइनस 0.5, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। So you will get ID in 65.714%. This is the ID value. Okay, so 65.714 is this one. So next question, a fine grained soil has 60% silt content. The soil behaves as a semi-solid when water content is between 15 to 28%. ठीक है, मतलब इसमें प्लास्टिक लिमिट 28% हो गई। द सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%, मतलब लिक्विड लिमिट 40% हो गई। फ्लूइड लाइक बिहेव करेगा जब 40% ज़्यादा रहेगा, तो मतलब 40% मिनिमम है, इसका मतलब ये होगा कि 40% पे लिक्विड लिमिट है। द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज, एक्टिविटी पूछा गया है। एक्टिविटी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज पुटअप करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
2015 में 1 मार्क के लिए सेट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए एक्टिविटी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। दिस एक्टिविटी इज इक्वल टू IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्ले परसेंटेज। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C व्हाट इज C इज परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। और क्ले पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है? क्ले पार्टिकल्स दिस इज फाइनर देन 2 माइक्रॉन्स। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं IP डिवाइड बाय C। तो IP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। व्हाट इज द IP फॉर्मूला फॉर IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर मैंने जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लिक्विड लिमिट है और प्लास्टिक लिमिट जो है, तो जैसे उन्होंने यहाँ पर रेंज बताया सेमी सॉलिड की रेंज है 15 से 28%। तो 28% के आगे आपको प्लास्टिक लिमिट मिलना स्टार्ट होगा। तो 28% हो गई आपकी प्लास्टिक लिमिट। तो WL माइनस WP आप करेंगे तो 40 माइनस 28 आपको करना पड़ेगा 28। ठीक है, तो ये 12% मिल जाएगा हमें। और C जो है वो कितना है दिया हुआ, देखिए फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ 60% सिल्ट कंटेंट। 60% फाइन ग्रेन सॉइल जो रहती है तो उसके 2 पार्ट्स सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर? क्ले पार्टिकल्स चाहिए। सिल्ट अगर 60% है तो क्ले पार्टिकल्स 40% रहेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर। 12 डिवाइड बाय 40 और जो एक्टिविटी मिलकर आएंगी हमें वो कितनी मिलेंगी? 0.3 की। तो यहाँ से ऑप्शन हुआ 0.3, C इज़ द ऑप्शन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ कॉम्पैक्टेड कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, एक अर्थ एम्बैंकमेंट है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है कोहेजनलेस सॉइल से। ठीक है, मतलब सैंड से आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 5000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट इज 16.2 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 3 नियरली साइट्स इन दिस फिगर, साइट X, Y and Z have been identified from where the required soil can be transported to the constructed site। ये कंस्ट्रक्टेड साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ से आपको सॉइल लाने के 3 ऑप्शन है, कोई भी 3 साइट से आप सॉइल को ला सकते हैं। द वाइड रेशियोज ऑफ डिफरेंट साइट्स आर शोन इन द फिगर। ठीक है, assume the specific gravity of soil to be 2.7 for all 3 sites. If the cost of transportation per kilometer is twice and the cost of excavation per cubic meter of bore pits, which site would you choose as the most economic solution? देखिए कंडीशन दिया है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। तो फिर कौन सी साइट इकोनॉमिकल रहेंगी ये पूछा गया है। तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल आपको तरीका यूज़ करना है। इसमें बस आपको ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकालना है जो कि तीनों साइड्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकाल लेंगे तो आपको फिर कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन को निकाल कर कंपेयर करना है तीनों साइड के लिए कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। जिसकी कम आ रही होंगी तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखाता हूँ, वो भी आप सॉल्व करके। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एट एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एट एम्बैंकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं WS डिवाइडेड बाय GS इंटू गैमा W। कैसे आया ये फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ आपको अभी। GS इंटू गैमा W, एक्चुअली GS क्या होता है? GS इज इक्वल टू गैमा S बाय गैमा W। ये फॉर्मूला तो हम सब अवेयर है। ठीक है, और यहाँ पर हम गैमा S को कैसे लिख सकते हैं? वेट अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, गैमा S क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय गैमा W एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही आप गैमा W को उधर भेजेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा? GS इंटू गैमा W। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और फिर क्या बचेगा यहाँ पर? इसको इधर साइड में भेज दिया तो WS बाय VS बचेगा इधर, WS बाय VS। ठीक है, WS बाय VS लिखा है मैंने यहाँ पर। तो इसी WS को आप फिर से अगर सॉलिड्स को अगर आप लिखेंगे गैमा D के फॉर्म में, तो गैमा D क्या होता है? गैमा D इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम अपन लिख सकते हैं, ड्राई वॉल्यूम लिखो या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख दो यहाँ पर सीधा, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट लिखना है ना अपन। तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो कितना वेट कितने वॉल्यूम कंपैरिजन में गैमा डी मिल जाता। तो हमें वेट निकालना है तो गैमा डी को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गैमा डी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होल डिवाइडेड बाय, सबका डिवीजन में आप लिखेंगे नीचे जो आपने ऑलरेडी लिखे थे यहाँ पर,
Vs। तो इस फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज पुट अप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमें मिल जाएगा। तो फिर हम वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकाल सकेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स मिल गया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, तो हम वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस फॉर्मूले में पुट अप करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो 16.2 है यहाँ पर इसका, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10। ठीक है, ये सब वैल्यूज जो मैंने आपको अभी बताया कि WS को कैसे कन्वर्ट किया गामा डी इंटू VS में, वो कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा है। WS को कैसे कन्वर्ट किया गामा W इंटू VS में, तो वो कन्वर्ट करने के बाद में ये जो GS और गामा W की वैल्यू यहाँ पर प्लेस किया। तो यहाँ से मेरे को VS मिल गया 3000 ये वैल्यू मिल गई है। इसे क्या में मिली है, मीटर क्यूब में, क्योंकि सारे वैल्यूज़ क्या में मीटर में है, इसलिए ये भी मीटर क्यूब में ही मिल गया। जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स मिल गया तो अभी हम वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो है सॉइल का वो निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला उसके लिए, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स की वैल्यू क्या रहेंगी, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के लिए हमें वाइट रेशो का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स करेंगे तो वाइट रेशो मिल जाता। तो यहाँ से E इंटू VS इसको लिख सकते हैं हम, प्लस VS, यहाँ पे VS इंटू 1 प्लस E, इस तरह से ब्रैकेट में बना निकाल सकते हैं इसको बाहर। तो ये जो V वैल्यू है, V वैल्यू अभी हमें कितनी मिलेंगी, V इज इक्वल टू 3000। अगर हमारे पास ये वैल्यू रहती तो हम V वैल्यू अगर होती हमारे पास तो VS को हम इधर भेज के वॉल्यूम ऑफ वाइट डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन वो हमारे पास फाइनल वैल्यू है नहीं, तो हम इसको किसके फॉर्म में निकाल रहे हैं, E के फॉर्म में निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को, 3000 इंटू 1 प्लस E। अब ऐसा है कि हमारे पास सभी साइड्स के लिए E वैल्यू दी हुई है, तो हम वो E वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वॉल्यूम हमें कितना रिक्वायरमेंट रहेगा हर साइड के ऊपर से, मतलब इस साइड के ऊपर से कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सॉइल या इस साइड से अगर आपने सॉइल लिए तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल लगेगा, इस साइड से लिए तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा V इज इक्वल टू 3000 इंटू 1 प्लस E। अब मैं यहाँ पर X साइड के ऊपर कितना वाइड रेशियो है वो पुट करूँगा इसमें, 3000 इंटू 1 प्लस E वैल्यू इज़ 0.6 की वैल्यू E की वाइड रेशियो, तो यहाँ पर 0.6 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3000 इंटू 1.6, तो ये कितना बन जाएगा 4800 क्यूबिक मीटर। वैसे ही Y साइड के ऊपर आप चेक करेंगे कितना वाइड रेशियो आ रहा, तो उसको आप 3000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.7 से, क्योंकि वाइड रेशियो क्या है 0.7 है, 1 में ऐड करेंगे तो 1.7, सो इट विल बिकम 5100 मीटर क्यूब। VZ की वैल्यू चेक करेंगे तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.64 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर 0.64 है, ये वैल्यू मिल जाएंगी 4920 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हमें VX, VY और VZ तीनों साइड से अगर हमने सॉइल लाने की कोशिश करें तो ये वॉल्यूम हमें लाना पड़ेगा। इस साइड से लाना चाहे तो वॉल्यूम हमें सॉइल लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 4800, 5100 और 4920। इस तरह से हमने वॉल्यूम कितना कौन से साइड से लगेगा ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें अभी क्या चेक करना है कि इकोनॉमिकल कहाँ से रहेगा। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ें दी हुई है। समझो अगर हमने लेट कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन को अल्फा से डिनोट किया, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन बी अल्फा फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ओके, सो फॉर 1 क्यूबिक मीटर, इसलिए हमने पर क्यूबिक मीटर लिखा है यहाँ पर। तो कॉस्ट निकालने के लिए सपोज हम उसको पी से डिनोट करते हैं, एक्स साइड के लिए हम कॉस्ट निकालेंगे, इसको पी एक्स से डिनोट करेंगे, तो हमें मिला था यहाँ पर 4800, इतनी सॉइल की रिक्वायरमेंट मिली थी वॉल्यूम 4800। तो 4800 फॉर 1 क्यूबिक मीटर अल्फा है, तो 4800 क्यूबिक मीटर के लिए कितना रहेगा 4800 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है इसके लिए 140 है, और उसके बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट विल बी 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन, इसलिए हम इसको यहाँ पर 2 अल्फा लिखेंगे। तो ये 140 मैंने कहाँ से लाया, ये देखिए 140 जो है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दिया हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन, इसलिए इसको कुछ इस तरह से लिखा है यहाँ पे 4800 इंटू अल्फा प्लस 140 इंटू 2 अल्फा। वैसे ही इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 45080 इंटू अल्फा।
वैसे ही पी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी वाई के लिए हमें यहाँ पर कितना मिला 5100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन मिल जाएंगी, प्लस इसका लाने के लिए कितना किलोमीटर है, ये बीच में साइट कितनी दूर है वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। तो इसकी वैल्यू बन जा रही है 5260 अल्फ़ा, ठीक है। और पी जेड साइड से अगर आप ला रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4920, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल लगेगा पर क्यूबिक मीटर के लिए अल्फ़ा, इसलिए मल्टीप्लाई अल्फ़ा किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन मिल रहा है। प्लस ये कितने दूर है कंस्ट्रक्शन साइट से 100 किलोमीटर से दूर है, और 2 टाइम्स इसका अल्फ़ा का 2 टाइम्स इसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है 5120 अल्फ़ा। तो ये तीनों में देखेंगे हम, अल्फ़ा सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज आपने इसको 1 समझ लिया, तो 5080 5260 5120 इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल रही है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 5080 है, मतलब कॉस्ट एक्स साइड से अगर आप लाने की कोशिश करेंगे इस वाइल को तो सबसे कम कॉस्ट लगेगा आपको, जो कि 5080 है। पी एक्स जो कि लिस्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट फॉर साइट एक्स इज लिस्ट, सो विच साइट इज़ इकोनॉमिकल, पी एक्स साइट इज़ इकोनॉमिकल, पी एक्स साइट इज़ एक्स साइट इज, ऐसे लिखो यहाँ पर एक्स साइट इज इकोनॉमिकल, पी एक्स मीन्स इज स्मॉल, एक्स साइट इज इकोनॉमिकल। इस कंक्लूजन पे हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होगा इकोनॉमिकल साइट इज एक्स, सो ए इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैचुरेटेड ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल इज 100%, द वाइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। देखिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये जो रिलेशन है एस इंटू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, वाटर कंटेंट जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड, जब फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा तो वहाँ पर एस की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है, और वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया 100%, ई ऐसे ही लिखेंगे, ई की वैल्यू नहीं दिया इसमें। द वाइड रेशियो ऑफ सैंपल इज, ये तो पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो वाटर कंटेंट कितना है 100%, मतलब उसको आप 100% को कन्वर्ट करेंगे तो किस में मिलेगा आपको, यूनिट में 1 में मिलेगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, इंटू जी की वैल्यू नहीं है, जी आ गया यहाँ पर। तो क्या मिला हमें, ई इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन गलत है, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ई वाइड रेशियो ऑफ अ सैंपल इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 2015 में 1 मार्क के लिए सेट 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 588 cubic centimeter volume of moist sand weighs 1010 gram, its dry weight is 918 gram and specific gravity of solids is G is 2.67, assuming density of water as 1 gram per cc, the wide ratio is। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी वाइड रेशियो पूछा है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 588, ठीक है, और वेट दिया है, वॉल्यूम और वेट दिया, मतलब हम गामा निकाल सकते हैं, 1010 है ये, ठीक है, ग्राम, 1010 ग्राम। इट्स ड्राई वेट इज, अच्छा ड्राई वेट भी दिया हुआ है 918 ग्राम्स, ठीक है, और जी वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, सो इट इज़ 2.67, और डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सीसी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें ई निकालना है, तो जबकि हमें डब्ल्यू डी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब हम गैमा डी को कैलकुलेट कर सकते, गैमा डी अपन फाइंड कर सकते। अगर गैमा डी फाइंड कर लेंगे तो गैमा डी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, देखिए गैमा डी इज इक्वल टू जी गैमा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, सबको पता है ये फार्मूला, गैमा डी इज इक्वल टू जी गैमा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, बेसिक फार्मूला है बस। तो हमने गैमा डी वाला फार्मूला क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू डी और वी की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। तो हम गैमा डी निकाल लेते हैं पहले शुरू। गैमा डी इज इक्वल टू 918 लेंगे, क्योंकि ड्राई वेट है 918 और वॉल्यूम है 588, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.561 ग्राम पर सीसी, ओके, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या सीसी एक ही बात है। और इस वैल्यू, इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ रख देंगे, गैमा डी इंटू जी गैमा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1.561, दिस इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू मिल रही है 0.71, तो ई वैल्यू इज 0.71, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन 0.740%। इन 100 cubic meter वॉल्यूम ऑफ सॉइल
द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज़, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछे है। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब आपको कहाँ से पता चल सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड में दो रहते हैं, एयर और वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड आप निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर को भी आप निकाल सकेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह से सॉइल 3 फेज सिस्टम बनाया मैंने कभी इस तरह से, तो सपोज़ यहाँ तक सॉलिड्स है इसमें और ऊपर पूरे वाइट्स है, वाइट्स में वाटर और एयर, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ एयर। सपोज दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। और ये जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक के टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वांटिटीज़ जो गिवन है उस बेसिस के ऊपर हम पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स या टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। और वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी की वो कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स नहीं है दिया हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास 100 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ वाइट्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.7 इज 70 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इज 70 क्यूबिक मीटर, ये मिल गया है हमें। अभी एस की वैल्यू जो होती है, एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में से अगर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे तब जाके आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर हमने किया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ऐसे ही लिख दिया इसको कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया हम, तो वी वी बाई वी वी इज़ 1 माइनस वी ए डिवाइड बाई वी वी। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला मिल रहा है, इसमें एस इज इक्वल टू मिला हमें 1 माइनस वी ए बाई वी वी। तो एस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी हुई 0.4, ये 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे पास नहीं है, और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हमने निकाल रखे ऑलरेडी, वो कितना है 70 है। तो वैसे हम इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ऐसे रहने देते हैं और इस साइड में भेजकर उसको कैलकुलेट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इस साइड में भेज दिया और 0.4 को इस साइड में, तो इक्वल टू 1 माइनस 0.4। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा यहाँ से 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, डेट इज 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकालते हुए 70, ठीक है, 7 6 42। इस तरह से हमने 42 क्यूबिक मीटर वैल्यूज को निकाल दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमें 42 मिल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 42 क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है ये। लिस्ट 1 में आपको टाइप ऑफ गेन और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन सॉइल दिया हुआ है, लिस्ट 2 में प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको दोनों को मैच करना है। 2017 में 1 मार्क के लिए सेट 1 में पूछा गया, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखेंगे रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है, इसका मतलब है कि थिक्सोट्रॉपी है, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग की बात की जाएंगी, इसका मतलब है कि लिक्विफेक्शन है। R1 यहाँ पर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, अगर अपवर्ड सीपेज होगा तो बॉइलिंग होंगी, ठीक है। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग मतलब सेंसिटिविटी। तो इस तरह से C इसका ऑप्शन बनता है, ठीक है। P3 दिस वन, देन Q2, then R1 and then here S3, this S actually this is S4, ठीक है, ये S4 यहाँ पर। तो इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल यील्ड्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 18%, ओके, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट इज 60%, प्लास्टिक लिमिट इज 25%, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन इज 25%, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी एज पर द एक्सप्रेशन प्रोपोज्ड बाय स्केम्पटन ऑफ द सॉइल रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। यहाँ पर हमें लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है और एक्टिविटी पूछा है, दोनों भी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लिखेंगे आंसर मिल जाएंगे डायरेक्टली। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर हम इस तरह से करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स हमें मिल जाएगा। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से डिनोट करते हैं, नेचुरल वाटर कंटेंट एन लिखो या मत कोई फर्क नहीं पड़ता, WN से डिनोट करो उसको या सिर्फ W से भी चलेगा, डिवाइड बाई WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, ये है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 0.18 माइनस 0.25, 18 कहाँ से लिया, यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, डिवाइडेड बाई ये 25 प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट 60%, सो 0.6 माइनस
0.25। जब इनका मैंने कैलकुलेशन किया तो मिला यहाँ पर -0.2, माइनस क्यों मिला क्योंकि 0.18 इज़ लेस देन 0.25, माइनस में आंसर मिल गया IL का। ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इस वीडियो में हमने 2 बार ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एक्टिविटी का फॉर्मूला। देखिए एक्टिविटी के ऊपर मतलब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। IP डिवाइडेड बाय C, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो IP है WL माइनस WP, लिख देते हैं यहाँ पे WL माइनस WP डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। सो WL इज 60 माइनस क्ले पार्टिकल इज 25 होल डिवाइडेड बाय क्ले पार्टिकल्स इज 25 गिवन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्ले साइज फ्रैक्शंस आर 25%। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी एक्टिविटी की। तो 1.4 और माइनस 0.2 इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लेट G बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, W the water content in soil sample, gamma W the unit weight of water, and gamma D the dry unit weight of the soil. The equation for zero air wide line in a compaction test plot is, इक्वेशन पूछा है डायरेक्टली। देखिए परसेंटेज एयर वाइड लाइन इज द रिलेशन बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट एट कांस्टेंट एयर वाइड। तो इसका इक्वेशन ऑफ जीरो वाइड लाइन अगर हमें बनाना है तो हम गैमा डी का इक्वेशन लिखेंगे। और गैमा डी का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, गैमा डी इज इक्वल टू 1 माइनस NA, परसेंटेज एयर वाइड्स के फॉर्म में, G गैमा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस AC लिखो या WG लिखो, एक ही बात है क्योंकि AC इक्वल टू WG होता है यहाँ पर। ठीक है, और जब जीरो एयर वाइड लाइन, इक्वेशन फॉर जीरो एयर वाइड लाइन इन कॉम्पैक्शन टेस्ट हमें ये पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज एयर कंटेंट जो है इसको, जो एयर कंटेंट्स है हमारे पास में, इसको हम 0 रख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे मतलब NA इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, सो G गैमा W डिवाइड बाय 1 प्लस WG गैमा D। आपको ऑप्शंस में इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, गैमा D इज इक्वल टू G गैमा W डिवाइड बाय 1 प्लस WG। अगर ऑप्शन दिखता है कि WG को रिप्लेस किया गया है AC से, तो आप वहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, S इंटू E। तो इस तरह से आपने गैमा D की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है। ड्राई अगर है तो, या फिर पूरा अगर ये सैचुरेटेड है तो आप यहाँ पर सैचुरेटेड की सिंबल लगाएंगे। ठीक है, मस्त सिंबल में फ़र्क पड़ता है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि गैमा डी का इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ फॉर जीरो एयर वाइड लाइन के लिए इक्वेशन क्या रहेगा, तो हमने गैमा डी के फॉर्म में निकाल दिया, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस थे वो ABCD में इस तरह से बनाकर दिए हुए थे ऑप्शंस, जिसमें एक ऑप्शन था आपका गैमा डी इज इक्वल टू G गैमा W डिवाइड बाय 1 प्लस WG। बाकी ऑप्शन में इसको जिस तरह से था कि गैमा डी इज इक्वल टू G माइनस 1 गैमा W डिवाइड बाई 1 प्लस WG, ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे। जो करेक्ट आंसर है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस और लाते रहेंगे गेट के ऊपर। आप लोग जब तक इस वीडियोस की जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।